हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमारा जो क्लास चल रही है अभी संविधान में, तो संविधान का अभी आपने देखा होगा पिछली क्लास में जो हमने संविधान के भाग 22 भाग और उनका संक्षिप्त में अनुच्छेदों को समझाया था। इसके बाद हमने भाग 1 पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि भारत का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ 4 जो अनुच्छेद थे भारतीय संविधान के, वो हमने समझे थे। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे संविधान का भाग सेकंड, पार्ट सेकंड जो है उसको हम समझेंगे, जिसमें सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की। फ्रेंड्स, थोड़ा आपको विलम्ब से जो वीडियो मिल रही है उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि कोरोना की महामारी जो दूसरा स्ट्रेन है उसकी बहुत ज़ोर से फैल रहा है कोरोना। उसके वजह से हम कंटिन्यू आपको वीडियोस नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन कोशिश करेंगे हम कि कवर कर सकें आपका ये जितना हमें मौका मिलता है, क्योंकि घर से कोचिंग क्लासेस जो है सेंटर दूर पड़ता है, तो थोड़ा आने जाने में प्रॉब्लम आती है। हम इसलिए आपको थोड़ा वीडियो लेट मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे हम आपको पूरा जल्दी वीडियो मिलें। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं भाग सेकंड जो है संविधान का, वो आप पढ़िए, सिटीजनशिप, नागरिकता का है। सेकंड भाग में जो नागरिकता हमारे आर्टिकल 5 से लेके 11, 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक इसमें उसका नागरिकता का वर्णन है संविधान में। अभी आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ा होगा। भारत के पहला जो अनुच्छेद था उसमें भारत अर्थात इंडिया, जो ठीक है राज्यों का एक संघ है ना, ऐसा। दूसरे में पढ़ा था नए राज्यों का प्रवेश। तीसरे में पढ़ा जो नए जो राज्य बनाना, सीमाओं परिवर्तन करना। चौथे में पढ़ा था 2 और 3 की जो विधि है वो अपनाई गई है। इस तरीके के हमने 4 वो पढ़े थे, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आज का हमारा रहेगा नागरिकता। तो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं, नागरिकता को समझते हैं। नागरिकता कैसी रहती है ना, किसको नागरिक कहा जाएगा, और ये नागरिकता कब हमारी ख़त्म हो जाती है ना, और कैसे अगर कोई विदेशी लोग यहाँ पे आके नागरिकता लेना चाहे तो किस प्रकार से नागरिकता लेता है। ठीक है फ्रेंड, तो नागरिकता, अब नागरिक होते क्या है, पहले तो हम ये समझे किसको हम नागरिक कहेंगे, किस व्यक्ति के पास नागरिकता है, किसको हम कहेंगे और क्या इनके अधिकार रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कि व्यक्ति की हम बात करें, ठीक है, जैसे व्यक्ति है, कि हर व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि नागरिक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं। देखिए, व्यक्ति में तो भारत में हो सकता है बहुत से विदेशी भी आए कुछ दिन के लिए घूमने फिरने, रहने भी आ जाते हैं कुछ समय के लिए, तो ऐसा नहीं कि हम उनको नागरिक कहलाने लगे। वो तो नागरिक की भी नागरिकता की कुछ शर्तें रहती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके उसको नागरिकता मिलती है ना। अब जैसे मान चलो कोई घूमने आ जाते हैं, है ना, तो अब ऐसा नहीं है कि वो नागरिक नहीं है तो उनको ऐसा कि हम कोई भी जाके उनके साथ कुछ भी गलत करता रहे, तो ऐसा नहीं। नागरिकता है तो क्या है, सिर्फ कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जैसे हमें 2 अधिकार इसमें मेन रहते हैं। एक तो सिविल सर्विस की हम बात करते हैं। सिविल सर्विस में कौन को सिविल सर्विस है, और जो बड़े बड़े पद हैं उन पे हम नागरिकता जो भारत का होगा उसी को हम रखेंगे, जो भारतीय नागरिक होगा। और ये कुछ इसमें क्या हो, एक तो ये हो जाती है, सॉरी, जो हम नागरिक व्यक्ति की बात करें तो एक तरफ कौन हो जाते हैं, जैसे विदेशी व्यक्ति है। व्यक्ति तो विदेशी भी हो सकते हैं और कुछ हमारे देश के भी हो सकते हैं। ठीक है, जो नागरिक हैं, ये अपन ऐसे कर लेते हैं इनको, ये नागरिक है मान चलो, विदेशी हैं कुछ, अब इनको थोड़ी नागरिकता है इनके पास। लेकिन अब नागरिकता जिनके पास है नागरिकता, उनको 2 फायदे रहते हैं। एक तो कैसा रहता है, सिविल का, ठीक है, और दूसरा होता है पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है। तो 2 फायदे इनमें मेन हैं। एक तो सिविल, जैसे सिविल जो बड़े बड़े IAS वगैरह जो हैं, अखिल भारतीय जो UPSC वगैरह की जो परीक्षा, उनमें तो सिर्फ इनको मिलेगा जो नागरिकता हो, जिसके पास भारत की नागरिकता होगी वो। और जैसे बड़े पद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल हैं, जो बड़े बड़े पदों पे रहते हैं, वो कौन रहेंगे, जो भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, जो चुनाव वाले, पॉलिटिकल। ठीक है, और जो जैसे व्यक्ति में तो विदेशी भी आ सकते हैं, कोई भी यहाँ रह रहा है, वो आया है, घूम रहा है, तो सब वो क्या है, व्यक्ति तो है ही। लेकिन व्यक्तियों में जो नागरिकता होती है, जो भारतीय, उनको ये फायदा मिल पाता है पॉलिटिकल का और सिविल सर्विसों का। ठीक है, तो आप थोड़ा वो समझ गए होंगे इसमें। तो कैसा नागरिक किसको रहेंगे, जो जिनको सिविल और ये पॉलिटिकल के राइट्स जो मिल जाते हैं, वो क्या नागरिकता कहला, उनको नागरिक कहेंगे आप।
अब ये समझते हैं हम कि नागरिकता का जो पहली बार वर्णन हुआ था, पहली बार जो नागरिकता की जो डेफिनेशन और जो उनको बताया था नागरिकता के बारे में, तो वो फ्रेंड्स बता अरस्तु ने पहली बार क्या नागरिकता का वर्णन किया था। और भारत में जो है वो एकल नागरिकता आएगी। देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान हैगा जो हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से हमने देखा था एकल नागरिकता को लिया था। अब एकल नागरिकता का मीन्स क्या है, तो वो हम समझते हैं कि एकल नागरिकता का अर्थ है कि पूरे भारतीय, हम ऐसा नहीं है कि जैसे कोई यूपी का है, एमपी का है, राजस्थान का है तो उसके लिए एक अलग नागरिकता हो, भारत की एक अलग नागरिकता, राज्यों की अलग हो और देश की अलग, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक नागरिकता मतलब इंडियन है आप तो पूरे भारत के लिए हैं, आप कहीं भी किसी भी राज्य में जा सकते हैं, कोई वीज़ा परमिशन है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो एकल नागरिकता है, पूरा एक ही भारतीय कहलाएंगे सब लोग, ठीक है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता उनके लिए स्टेट की अलग होती है और यहाँ की अमेरिका की, ये पूरे देश की वो अलग रहती है, ठीक है। तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में। भारत में ये एकल नागरिकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाकर रह सकता है, कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, ये एकल नागरिकता है, ठीक है। और ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 जो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे उसकी नागरिकता की। तो इस पहली नागरिकता जो हमें देता है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मिलती है। अब ये किस प्रकार से हमें नागरिक, कैसे हम नागरिक कहलाएंगे, तो पहला जो 5वां नंबर का जो आर्टिकल शुरुआत होती है नागरिकता की वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब संविधान का प्रारंभ तो हमें पता 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम की जो उसके आधार पर नागरिकता बता रहा है कैसी नागरिकता। तो एक तो है इसमें ABC करके हमने दिया है, तो कैसे कहलाएंगे, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, ठीक है फ्रेंड, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था उसको हम क्या कहलाएंगे, भारतीय की नागरिकता स्वतः दे दी जाएगी। कि जो भारत के क्षेत्र, जैसे आज का भारत जितना, या 26 जनवरी 1950 के टाइम जो भारत था, तो उस टाइम जो उस क्षेत्र में जन्मा था उसको स्वतः ही मिल जाएगा। जैसे हमारे, अब हम तो थे नहीं ना, हमारे फादर, तो उस टाइम मान चलो हमारे दादाजी का जन्म हुआ था 1950, तो वो उनसे पहले वो जन्मे थे भारत के राज्य क्षेत्र में, तो वो स्वतः ही नागरिक कहलाएंगे वो तो। दूसरा हैगा, अब मान के चलो कि अब कोई विदेश में रह रहा है, देखा उस टाइम कई देशों विदेश में भी लोग रह रहे थे, आंदोलन करने भी गए थे उस टाइम, वो वहीं रहने लगे थे कुछ लोग, तो उनके वहाँ बच्चे हो गए। अब वो यहाँ से गए थे कुछ समय के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या उनके बच्चे हुए तो उनको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उनको वो रह रहे हैं वहाँ नागरिकता रहेगी कि नहीं। तो उसके लिए प्रावधान था कि जिसके माता पिता का जन्म 1950 से पहले भारत में हुआ, मतलब 1950 से पहले जिनके माता पिता का जन्म तो यहाँ हुआ है तो भारत के नागरिक हो गए वो, लेकिन अब वो विदेश में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अब उनका बच्चे का जन्म यहाँ नहीं हुआ तो उनको नागरिकता नहीं मिले, क्योंकि उनके माता पिता तो यहाँ के थे, तो उनको क्या हो जाएगी, वहाँ नागरिकता दी जाएगी उनको, मतलब उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, जो भले ही विदेश में उनका जन्म हुआ हो। तो मतलब जिनके माता पिता का जन्म का हुआ भारत से, भारत में, मतलब जो 1950 के टाइम भारत में हुआ, और अभी जो बच्चे हुए वो मान चलो भले विदेश में हुए तो वो भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। तो जिसके माता पिता का जन्म 1950 से पहले भारत में हुआ हो तो उनको क्या देंगे, हम भारतीय नागरिकता देंगे, ठीक है, मतलब भारत का नागरिक कहलाएगा वो। और अगला हैगा, संविधान लागू से 5 वर्ष पहले से ही भारत में। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कुछ विदेशी भी लोग थे, जैसे अपन बात करते हैं एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट यहाँ पे रह के खूब उन्होंने जो आंदोलन वगैरह और ऐसे मतलब देश हित के लिए काम किया था उन्होंने, तो भलाई के लिए, लोगों की समाज की भलाई हो उसमें ऐसे काम किए थे, और वो भारत में रह रही थी, उन्हें भारत पसंद आ रहा था, अच्छे काफ़ी टाइम से रह रही थी। तो उसमें बताया अगर 5 वर्ष से पहले कोई भारत में रह रहा है, अच्छा आचरण कर रहा है, तो हम उनको भी 5 वर्ष हो गए, जैसे 1945 से मान लो 1950 का, 1945 से अगर वो वहाँ रह रहा है, 5 वर्ष पहले से अगर वो रह रहा है, तो उसको क्या कह दी जाएगी, उसको नागरिकता दे दी जाएगी, और मतलब नागरिक माना जाएगा उसको, ठीक है। तो इसका बढ़िया उदाहरण एनी बेसेंट से हम समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 तरीके से हमने समझा कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता को, कि नंबर 1 था कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था उसको नागरिकता, जो जन्मा है वो तो नागरिक होंगे ही, है ना। फिर जिसके माता पिता का जन्म 1950 से पहले भारत में हुआ था, लेकिन उनके बच्चे का भले ही विदेश में हुआ, तो वो भी क्या भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना, उसको नागरिकता दे सकते हैं, फिर देंगे, सॉरी। और संविधान लागू से 5 वर्ष पहले से ही भारत में, अगर संविधान लागू हुआ तो उससे 5 वर्ष पहले से कोई भारत में रह रहा है तो उसको भी भारतीय नागरिकता रहेगी। तो फ्रेंड्स ये 5वें में था। अब आर्टिकल 6 जो पढ़ते हैं, आज तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं नागरिकता को, क्योंकि नागरिकता से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले तो ये जाता है कि सिटीजनशिप
की जो बात की गई है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है, कौन से भाग में की गई है, तो आप बता सकते हैं। पार्ट 2 जो भाग सेकंड है, ठीक है, उसमें नागरिकता सिटीजनशिप की बात की गई है, और अनुच्छेद आप बताएंगे 5 से 11 तक, ठीक है। अगला हैगा छठवां के पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या था कि कुछ लोग, अब 1947 में दो विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान का। कुछ लोगों को लगा कि यार हमें पाकिस्तान में अच्छा नहीं लग रहा, वो वहाँ पे नहीं रह पा रहे, तो वो भारत आने की सोच रहे थे कि भारत आ जाए वापस। तो उनके लिए भी शर्तें रखी गई थी कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, तो क्या हुआ, कुछ टाइम 47 में अलग अलग हो गए थे, लेकिन कुछ पाकिस्तान में रुक गए थे, लेकिन उन्हें कुछ ही समय में वो वापस आ गए भारत। अगर 19 जुलाई 19 मतलब 18 जुलाई तक वो 1948 तक वापस आ गए तो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं आके, और उनको नागरिकता दे दी गई, ठीक है। 47 में उधर चले गए थे, 48 में वो वापस आ गए, वापस आकर रहने लगे तो उनको नागरिकता दे दी गई। लेकिन क्या हुआ, अब मान के चलो जो 19 जुलाई 1948 तक भी नहीं आए, लेकिन फिर 1948 के बाद उन्हें लगा यार पाकिस्तान में तो हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम तो भारत जाना चाहते हैं। तो फिर उस टाइम परमिट सिस्टम जो था, एक परमिट सिस्टम ले आए थे 19 जुलाई के बाद जो आए तो उनके लिए एक परमिट रहता था, तो परमिट पे उनको पूरी डिटेल वगैरह उनका देना पड़ता था। और तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए, उन्हें परमिट भरने के बाद 6 माह बाद नागरिकता मिलेगी कि आप परमिट भरो। पहले एक परमिट का नियम आ गया था, तो परमिट भरने के बाद आप 6 माह बाद आपको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी फिर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए हो कि 19 जुलाई 1948 से पहले भले ही पाकिस्तान से जो आ गए उनको मिल जाएगी नागरिकता, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए उनके लिए एक परमिट का नियम था, वो पहले परमिट भरो और फिर उसके बाद आपको 6 महीने बाद आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे आपका जो 5वां और 6वें में क्या नियम हैंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 7वां 8वां, ठीक है फ्रेंड। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगला अनुच्छेद जो आर्टिकल है हमारा, हम देखते हैं 7वां कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब फ्रेंड्स क्या था कि भारत से, अभी आपने देखा था कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता 6वें में, अब 7वें में कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, अब लेकिन वो वापस आना चाह रहे थे, तो उनके लिए नागरिकता की क्या शर्त रहेंगी कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो 6 माह रहने के बाद नागरिकता मिलेगी। उनके लिए इसमें प्रावधान था कि अब मान चलो 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति कहाँ चला गया, पाकिस्तान गया हो, लेकिन अब उससे वहाँ प्रॉब्लम आने लगी रहने में, तो वो वापस आ जाए तो उससे कहेंगे कि भैया पहले 6 महीने यहाँ पे रहे, तब तक यहाँ की बोली भाषा अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उनको समझ हो हमारे देश से, ताकि उनको लगाव हो जाए, ठीक है। तो 6 माह के बाद उसको नागरिकता मिले। ये आर्टिकल कौन सा हैगा, 7वां। तो 6वें में पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान 7वें में। अगला आर्टिकल है 8वां कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के थे। अगर मान चलो हमारे कोई परिवार का जो हमारे माता पिता, हमारा वंश कहाँ का था, भारत का था माता पिता, और अगर उसका बच्चा भारत के बाहर रह रहा है, ठीक है, तो माता पिता कहाँ के थे, भारत के थे, ठीक है, अब वो विदेश रह रहा है, वहीं पर उनका बच्चा हुआ तो बच्चा भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल कौन सा हैगा, 8वें में कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के थे। माता पिता यदि भारत के थे, ठीक है, अब वो विदेश में रह रहे हैं, वहीं उनका बच्चा हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। बच्चे को कौन, भारत की नागरिकता मिलेगी। अगला है 90 में कि विदेशी राज्य की नागरिकता। अगर देखो क्या होता है कि कोई विदेश में रहने लगा, अब विदेश में रहने के बाद मान के चलो उसने वहाँ पे नागरिकता किसी दूसरे देश की ले ली, तो अब अर्जित स्वेच्छा से उसने अर्जित कर ली, तो करने वाले व्यक्ति को नागरिक ना होना। तो अगर वहाँ पे उसने अपनी मर्जी से उस दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो फिर हम दोबारा थोड़ी देंगे। हमारे यहाँ ऐसी नहीं है व्यवस्था कि एक नागरिकता रहेगी और एक और डबल नागरिकता रख लें हम, तो ऐसा नहीं है। फिर हम उसकी नागरिकता जो भारतीय नागरिकता थी उसको स्वतः ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अर्जित करने तो भारत का नागरिक हो फिर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर उसने किसी दूसरे देश की ले ली तो वो भारत का फिर नागरिकता जो थी वो खत्म कर दी जाएगी। अगला है फ्रेंड्स कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब नागरिकता के अधिकार जो हमारे अधिकार हैं वो कब तक बने रहेंगे,
तो देखो कि प्रत्येक व्यक्ति के जो भारत में रह रहा है, अगर मान चलो वो जब तक कोई भारत के देश विरोधी अगर काम नहीं करेगा, है ना, कुछ ऐसा कि देश के प्रति उल्टा सुल्टा राजद्रोह का जो मुकदमा लग जाता है, मतलब देश के खिलाफ अगर कोई काम नहीं करेगा तो हम उसकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है भाई, जब तक कोई देश विरोधी कार्य ना करे तब तक उसकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते हम। तो हमें कोई आधार चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि हम चाहें किसी आप सरकार चाहे कि इसकी नागरिक तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, ऐसा कर रहा है तो हम इसकी नागरिकता खत्म कर दें, इसको वोट डालने का ही अधिकार नहीं मिले, इसको चुनाव ही नहीं लड़ पाए। तो ऐसा नहीं है। जब तक अगर कोई देश विरोधी काम करता हुआ नहीं जो पाया जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि हाँ इसने देश विरोधी काम किया है, तभी हम उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तभी अगला जो आर्टिकल है हमारा वो 11वें अनुच्छेद, जो 11 जो लास्ट अनुच्छेद है 11वें में बताया गया है कि जो हमारा जो नागरिकता का जो कानून हैगा, आर्टिकल 11 में बताया गया है कि नागरिकता का कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, संसद में भी, और नागरिकता का जो रोल रहता है वो रहता है गृह मंत्रालय का। ठीक है, गृह मंत्रालय, इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो गृह मंत्रालय के अधीन रहती है। सिटीजनशिप की बात करते हैं तो देखा होगा अभी गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो है एनआरसी और ये आए थे। ठीक है, ये मुद्दे आपने देखा हो खूब विवाद में चला था। तो आपको याद रखना है कि 11वें में नागरिकता का जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद आप जानते होंगे, संसद किससे मिलकर? राष्ट्रपति, 3 अंग रहते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। तो संसद में वो नागरिकता का कानून बनेगा, लेकिन पावरफुल इसमें गृह मंत्रालय रहता है। ठीक है, तो अभी हमने समझेगी जो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल जिसमें नागरिकता का वर्णन था। तो अगर आप चाहें तो एक बार और हम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे 5वां जो आर्टिकल था, अनुच्छेद, उसमें बताया गया था कि भारत के संविधान जो शुरुआत हुई थी, प्रारंभ पर नागरिकता की बात की गई थी। 6वें में आर्टिकल जो 6वां था उसमें वर्णन किया गया था कि जो भारत से जो लोग पाकिस्तान गए उनके बारे में वर्णन था। 6वें में था पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनके बारे में वर्णन था, और 7वें में था जो भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद वो वापस आ गए, है ना। तो 6 महीने बाद उनको नागरिकता दी गई थी। 8वां जो था आर्टिकल, 8वें में हमने पढ़ा था। 8वां आर्टिकल में क्या था कि भारत के बाहर रह रहा है बच्चा भारत का नागरिक हो गया यदि उसके माता पिता भारत के थे। 90 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। 10वें में हमने पढ़ा था नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब जब तक कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। 11वें में पढ़ा था कि जो नागरिकता का कानून संसद बनाएगी और उसमें गृह मंत्रालय का पावर रहेगा। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि 1955 में पहला जो संशोधन किया गया था आर्टिकल इसमें सिटीजनशिप को लेकर, उसके बारे में, और इसके बाद फिर जो अगला संशोधन भी हुआ था उसमें 1986 में, फिर 92 में भी, 2003 में, इस तरीके से जो संशोधन हुए थे तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी देखेंगे कि जो किस तरीके से दूसरे जो लोग हैंगे उनको नागरिकता मिलेगी और किस तरीके से और जो समाप्त कर सकते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, नागरिकता का पहले ये देखते हैं कि जो 1955 का जो अधिनियम आया था उसमें कैसा क्या क्या प्रावधान थे वो हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता 1955 ईस्वी के अनुसार 5 विधियां थी जिससे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। फिर एक अधिनियम लाया गया 1955 में कि भारतीय की जो नागरिकता हम लेंगे कि किस आधार पर लें नागरिकता, किस आधार पर नागरिकता दें लोगों को, उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया कि किस आधार पर नागरिकता देंगे। तो इसमें 5 जो थे नियम थे कि 5 तरीके से क्या कर सकते हैं, 5 विधियां थी उससे नागरिकता दे सकते हैं। पहला था जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर कैसा कि किसी भी व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने से या उसके बाद भारत में हुआ हो तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। कि मतलब संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम या उसके बाद 1950 बाद 51-52 में कभी जब भारत में जन्म हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। अब ये समस्या आ गई
कि 1950 में, या कोई जैसे मान चलो 1950 के बाद भारत में हैगा कोई विदेशी भी हैगा, अब उसके बच्चे का यहाँ जन्म हो गया, तो उसको क्या करेंगे, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये तो गलत हो रहा था ना, कोई भी विदेशी या कहीं का भी हो रहा, यहाँ पे आ गया उसको नागरिकता दे दो। तो फिर इसमें लगा है यार, तो इसमें तो गड़बड़ है कि कोई भी भारत में जहाँ पे आ रहा है घूमने करने, उसको बच्चे का यहाँ जन्म हो गया, अब हम उसको कह लेंगे कि इसको भारत की नागरिकता दे देंगे। तो इसमें संशोधन किया गया 1986 में कि जिस बच्चे ने भारत में जन्म लिया है उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। कि देखो भैया, कि ऐसा नहीं है कि आप भारतीय तो थे नहीं, नागरिकता तो आपके किसी माता पिता के पास थी नहीं, तो उनको हम नागरिक नहीं मानेंगे भारत का, उनको बच्चा जो जन्म हुआ उसको भारत की नागरिकता नहीं देंगे। मतलब कब देंगे नागरिकता, 86 में संशोधन आया कि जब माता या पिता में से कोई एक तो कम से कम या भारत का नागरिक हो, चाहे माता हो या पिता, तो भारत का नागरिक होगा, तभी हम उसको भारत की नागरिकता देंगे। अब इसमें भी क्या होने लगा था, इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। इसमें कैसी प्रॉब्लम आने लगी, देखो पाकिस्तान ने इसका मिसयूज किया, कश्मीर को ले, कश्मीर में देखा हो भारत, कुछ लोग आ जाए है ना, यहाँ से शादी कर ली भारतीय से विदेशी लोगों ने, और वहाँ पे आके उनके बच्चे हो गए है ना, फिर वो उनको पत्नियों को छोड़ के चले गए। तो ऐसी कई आपने सुना होगा समस्याएं आई थी जम्मू कश्मीर में, अधिकतर समस्या जो आती थी उनको नागरिकता मिल जाती थी। तो इसमें फिर से संशोधन किया गया 2003 में, एक बार फिर संशोधन हुआ कि जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसके माता पिता दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धोखे से कि वो आए सिर्फ यहाँ पे जनसंख्या बढ़वाने आ गए, शादी कर ली है ना, उनका पाकिस्तानियों का ऐसा इरादा हो कि बस जाएं शादी कर लें है ना, यहाँ पे बच्चे पैदा कर जाएं, उनको भारत की नागरिकता दिलवा दें, फिर वो आगे चल के वो आप समझते ही हो कितने खतरनाक वहाँ पे समस्या चलती थी। 370 जब थी उसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बन जाते थे लोग वाग, और फिर वो आराम से वहाँ से जुड़े रहते थे, तो ये समस्याएं आती थी। तो इसलिए इसमें संशोधन किया गया कि नहीं, माता पिता का मतलब जो पिता ने जैसे पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने यहाँ पे आके शादी करी है, तो वैलिड उनका इरादा ये नहीं होना चाहिए कि बस आए थे सिर्फ धोखे से, क्या है इनको शादी कर ली धोखे से और बस बच्चे पैदा करके और वो चले के इनको नागरिकता मिल जाए, ये नहीं उद्देश्य होना चाहिए। मतलब दोनों के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उनका उद्देश्य मतलब हाँ कि वाकई में वो शादी कर रहे हैं, वाकई में शादी करके वो साथ में रहेंगे, ऐसा पूरा मतलब उनकी नागरिकता वैलिड अगर होगी तभी उनको भारत का नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ गए हो जन्म के आधार पर कैसा है कि किसी व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने से या उसके बाद भारत में हुआ हो तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, प्रेस में ही संशोधन किया गया था कि जिस बच्चे ने भारत में जन्म लिया उसके माता पिता में से कोई एक के पास भारतीय नागरिकता मतलब होना चाहिए। और प्रेस में संशोधन किया गया कि भैया नागरिकता माता पिता में से जैसे माता की हो ठीक है, लेकिन पिता की नहीं, लेकिन उनका इरादा धोखे से नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी नागरिकता वैलिड होनी चाहिए है ना, धोखे से ना हो। इसलिए नहीं धोखे से ले ली हो है ना, तो अगर वैलिड होगी तभी हम उनको नागरिकता देंगे। तो ये फर्स्ट हमने समझा कि जन्म के आधार पर। दूसरा हम देखेंगे कि वंश के आधार पर नागरिकता। ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूँ, थोड़ा आज प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला था कि वंश के आधार पर नागरिकता। अभी फ्रेंड्स हमने देखा था जन्म के आधार पर, अब है वंश के आधार पर। अब वंश के आधार पर नागरिकता कैसे कि विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तो वंश के आधार, वंश आप समझते हैं जैसे हमारे दादा परदादा जो वंश हमारा चला आ रहा था वंश के आधार पर। ठीक है, तो विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई क्या हो, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक है तो हम उसको क्या करेंगे, नागरिकता दे देंगे भारत की। लेकिन इसमें भी क्या किया, संशोधन किया 1992 में। अब संशोधन क्यों करना पड़ा, इन्होंने कहा कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। अब आपको कंफ्यूज हो रहे हो कि अभी तो इसमें लिख रहा था माता पिता, फिर भी इसमें कह रहा है माता पिता। लेकिन इसमें जो वंश माना जाता था ना, वंश पहले था पिता के आधार पर, पिता के आधार पर। अब देखिए वंश जो कह देते थे कि वंश, लेकिन वंश किसका माना जाता था, पिता का, मतलब पिता का वंश माना जाता था। इसलिए अब पिता का वंश होता माना जाता था, इसलिए माता की प्रॉब्लम, अब जैसे माता की नागरिकता है कि अब वंश पिता का चलता है, तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा है ना। तो फिर इसमें संशोधन किया गया कि चलो माता या पिता में से कोई की भी हो, चाहे माता हो चाहे पिता हो, उनमें से कोई हो, तो हम किसको, उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो ये 1992 में।
इसके लिए एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का, है ना। तो सानिया मिर्जा की नागरिकता भारत की और वो पाकिस्तान का है, लेकिन आज के समय अपन उसको, जो सानिया मिर्जा का जो लड़का है ना, सानिया मिर्जा ने की है शादी उससे, तो उसका लड़का चाहे तो उसको नागरिकता भारत की भी ले सकता है, और जो भी पाकिस्तान के नियम है तो वो उसकी भी है ना। तो भारत की चाहे, क्योंकि माता उसकी भारत की है ना, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे वंश के आधार पर नागरिकता कैसी होती है। कोई भी विदेश में जन्म ले ले, अगर माता पिता में से कोई उसका भारत का नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला हैगा पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो थर्ड वाला हम पर समझते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण क्या, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के नागरिकता जो लेते हैं उसके द्वारा नागरिकता। अब मान चलो कोई विदेशी यदि भारत में आकर 7 वर्ष तक यहीं रहे, इसके बाद वह पंजीयन का फॉर्म भर सकती हैं, है ना। तो अब देखो कोई विदेशी आ गए, अब वो 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, 7 वर्ष भारत में रह लेगा, उसके बाद उसको फिर क्या कराएगा, अपना पंजीकरण, है ना, पंजीयन कराएगा। पंजीयन कराने के बाद फिर कहाँ, गृह मंत्रालय के ऊपर रहता है, गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा। अगर उसे लगेगा कि हाँ इसको नागरिकता दे देनी चाहिए तो वो नागरिकता दे सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि इसको नागरिकता नहीं देनी चाहिए या हमारे देश के लिए सही नहीं है, तो नागरिकता वो खारिज भी कर सकते हैं। तो वो पंजीयन होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म भरना पड़ता है हमें पूरा, ठीक है, फॉर्म भर के जमा होता है, उसके बाद फिर नागरिकता मिलती है। अब पहले इसमें नियम ये था कि पहले 6 माह रख लो, है ना, फिर इसमें संशोधन करके 5 वर्ष कर दिया, लेकिन अभी वर्तमान में 7 वर्ष कर दिया कि आप 7 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ेगा। 7 वर्ष के बाद आप क्या करोगे, पंजीयन कराओगे, आपका रजिस्ट्रेशन के बाद गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा और उसे लगेगा सही है तो फिर नागरिकता आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने पहला देखा था किसका, जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण द्वारा नागरिकता, है ना, पंजीयन के आधार पर। फोर्थ पॉइंट है देशीयकरण। अब देशीयकरण क्या होता है, देखिए देशीकरण में क्या है, जैसे कला विज्ञान में योगदान, मतलब कोई अच्छा कलाकार हो, है ना, वो वैज्ञानिक हो, ठीक है, तो उसको, अब वो मान चलो यहाँ रह रहा, अच्छा ये हमें लग रहा है कि इससे हमें बेनिफिट है और समाज के हित में ये काम करता है, लेकिन उसके लिए भी क्या होना चाहिए कि भारतीय भाषा आना चाहिए कोई एक उसको। अब जैसे मान चलो कला वैज्ञानिक और इनमें तो वो हैगा, ठीक है, लेकिन अब उसको मान चलो कोई सी हमारी जो भारतीय 22 जो संवैधानिक भाषा हैं उनमें से किसी एक भाषा का तो उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो एक भारतीय भाषा आना चाहिए। दूसरा है कि 10 वर्ष कम से कम रहना चाहिए। देखो कम से कम आप पहले 10 वर्ष इसमें रहो, तभी आप देशीकरण, मतलब हमारे देश में घुल मिल जाओ। अब देखिए 10 वर्ष कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको किसी भी जगह आपने देखा होगा, हम रहने लगते हैं तो उस स्थान पे हमें अच्छा लगने लगता है, उससे प्यार हो जाता है हमें। तो ऐसा ही अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष रहेगा तो भारत से भी उसको लगाव हो जाएगा। तो 10 वर्ष तक वो उसे कम से कम रहने चाहिए। अगला हैगा हमारा जो 5वां रहेगा भूमि विस्तार। ठीक है, तो मैं उसको और नोट करा देता हूँ, फिर हम ये पढ़ेंगे इसमें अंत कैसे होता है इसका। तो फ्रेंड्स देखिए कि 5वां था हमारा कि भूमि विस्तार द्वारा या फिर अर्जित भूमि। ठीक है, अब भूमि विस्तार मतलब हमारा जो क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे यहाँ से लेके पूरा, इसमें अगर किसी प्रकार का हम भूमि को भारत देश के हिस्से में मिलाती हैं, अर्जित करते हैं, तब क्या होगा तब क्या होगा कि जो हमने जिस हिस्से को मिलाया है तो उसमें जितने भी लोग वहाँ पे निवास करते थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उनको स्वतः ही क्या हो जाएगी, भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है, मिल जाएगी उनको। तो हम यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के लोग स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मतलब जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया था, तो सिक्किम के जो लोग थे, सिक्किम को 1975 में इसको जो राज्य बना था, तो 1975 में सिक्किम को क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे उसके बाद उनको क्या भारत की नागरिकता मिल गई। वहाँ के लोग वोट डाल सकते थे, वहाँ पे सरकार चुनी जा सकती थी, वो लोग बड़े बड़े जॉब कर सकते थे। ठीक है, तो यही होती है मतलब भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। तो 5 विधियों में हमने पढ़ लिया, पंजीकरण द्वारा, वंश के आधार पर नागरिकता देखी हमने, देशीयकरण द्वारा देखी, और फिर हमने देखी कौन सा, भूमि विस्तार द्वारा, और एक और पंजीकरण द्वारा, है ना, 4-5 हो गए। पहला पंजीकरण वंश के आधार पर, देशीयकरण, पंजीकरण और आपका भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है, तो भूमि विस्तार में तो आप समझ गए, जैसे मान चलो भारत का कोई सा भी, ये भारत का ये इस दर्श के ये वाला हिस्सा अगर हमने इसमें मिला लिया, अब मान चलो ये भारत यहाँ से हुआ है, तो ये वाले ये पूरे स्वतः ही क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है,
इनको नागरिकता मिल जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि 5 तरीके से जो 1955 में जो अधिनियम बना था नागरिकता का अधिनियम, तो उसमें हमने पढ़ा कि 5 तरीके से नागरिकता हमें मिल जाती। अब हम पढ़ेंगे कि नागरिकता जो है हमारे पास, जैसे मेरे पास सिटीजनशिप है, लेकिन इसका अंत कैसे हो सकता, कैसे मेरी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसमें हमने देखा, तो पहला था कि नागरिकता का त्याग कर दें। अगर मैं खुद ये छोड़ दूं कि मुझे भारत का नागरिक नहीं होना, तो एक तो त्याग करने से, दूसरा हैगा बर्खास्त करने पर। बर्खास्त कौन कर सकती है? सरकार। आपने मतलब देश विरोधी काम किया, ठीक है, देश विरोधी कोई आप गतिविधियों में लिप्त हो गए, मेरे आप आतंकवादी से मिले, इस तरीके से कोई भी देश विरोधी आप काम कर रहे हैं, तब आपको सरकार बर्खास्त कर सकती है। दूसरा है आपका, अगर पागल हो जाते हैं, दिवालिया, पागल, ये इनका जो शर्तें रहती है ना, तो उसमें नागरिकता को बर्खास्त कर देते हैं। फिर है समाप्त कर दे। तीसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले। हमारे पास, मैंने आपको पहले भी अपन ने पढ़ा था कि 2 नागरिकता नहीं ले सकते हम एक साथ में, कि हम किसी दूसरे देश की भी ले और भारत की भी, तो हमें एक ही नागरिकता लेना पड़ती है। किसी अन्य देश की अगर हमने नागरिकता स्वीकार कर ली, तो हमारे फिर भारतीय नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी, कि आप फिर भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने नागरिकता का जो अनुच्छेद थे 5 से लेकर 11 तक के, वो हमने पूरा पढ़ा। भाग 2 जो सिटीजनशिप था, वो भाग 2 हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हैगा, आप इस पे हमें कमेंट करके आप बता दें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो वैसे तो मुझे लगता है कि आभार, मैंने सब क्लियर कर दिया है। अगर कुछ भी ऐसे में छूट गया हो या कुछ आपको समझ नहीं आया हो, तो आप इस पे व्हाट्सएप पे हमें बता दें, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप समझ गए नागरिकता भाग 2 संविधान का, ठीक है, और 5 से लेकर आर्टिकल 11। अगला जो हमारा आएगा वो आएगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है उनके बारे में फंडामेंटल राइट्स हम समझेंगे, क्या क्या हमारे अधिकार हैं, है ना। तो 6 तरीके के जो मौलिक अधिकार हैं, 6 के वो अंदर जो हम पढ़ेंगे, उनको एक एक डिटेल से पूरे पढ़ेंगे, क्या अधिकार रहते हैं, कितनी हमें स्वतंत्रता हैगी, है ना, और कब ये हमारे जो मौलिक अधिकार को समाप्त हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, कुछ लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि सर कोरोना के ऊपर, जो कोरोना आज के समय में बहुत भया, जो सेकंड स्ट्रेन है बहुत तेज़ चल रहा है, इसके ऊपर वीडियो बनाए, तो मैं कोशिश करूंगा इस पर एक कोरोना के बारे में, वैक्सीन के आए, ऑक्सीजन की कमी चल रही है देश में, तो इनके ऊपर एक वीडियो बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए ये नागरिकता का हमने पार्ट 2 समझा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट कर लीजिए आप, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और हमें कम से कम पता भी होना चाहिए कि हमारे देश में किस प्रकार से नागरिकता मिलती है, कैसे नागरिकता समाप्त हो जाती है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ बचेगा तो फिर अपन क्वेश्चन भी लगाएंगे, उसमें कर लेंगे। अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं क्वेश्चन लगवाऊँगा, है ना, हर एक चैप्टर के, तो उसमें अपन कवर कर लेंगे कुछ जो छूटा रहेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।